नमस्कार। और टीवी 9 भारतवर्ष पर दुनिया की सबसे बड़ी खबर यह है कि दुनिया पर वर्ल्ड वॉर का खतरा टल गया है। पुतिन की पहल के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान युद्ध विराम के लिए मान गए हैं। लेकिन सवाल ये कि अगर सीज फायर हुआ है तो कितने दिनों के लिए और अजरबैजान की शैतानी चाल कब तक शांत रहेगी। हम आपको 14 दिनों के युद्ध के तबाही के निशान दिखाएंगे और इस बर्बादी के गुनाहगारों से पर्दा भी उठाएंगे। आज आपको एक और युद्ध के मैदान पर लेकर चलेंगे। ताइवान की शेरनी ने अपने नेशनल डे के मौके पर चीन की साजिशों के खिलाफ आर पार का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा हम आज पीओके में पाकिस्तान की साजिशों का पर्दाफाश भी करेंगे। शुरू करते हैं विश्व युद्ध विशेष युद्ध के नए क्षेत्र। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं खास मेहमान। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा देता हूं। मेजर जनरल राजन कोचर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रनंजय आनंद साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आर्मेनियाई मामलों के जानकार हैं। प्रिया लालवानी पुरुषवानी हमारे साथ जुड़ रही हैं ताइवान से। और जेके त्रिपाठी साहब फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। मनीष झा हमारे संवाददाता इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता, वो भी अपडेट्स लेकर आपके साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं युद्ध की वो विनाशक तस्वीरें। लेकिन उससे पहले लद्दाख में भारतीय वायुवीरों का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड देख लीजिए। भारतीय वायुवीरों ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और चीन ने एलएसी पर देखा भारतीय एयरफोर्स का दम। ये रही अहम खबर आपके सामने। चीन ने एलएसी पर देखा भारतीय एयरफोर्स का दमखम और जाहिर है इससे उसको अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाएगा कि मैन बिहाइंड द मशीन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। 17,982 फीट की ऊंचाई पर बनाया इंडियन एयरफोर्स ने रिकॉर्ड और ये लिटिल एम्परर के बस की बात नहीं है। पीएलए इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। फर्स्ट ऑन टीवी 9 भारतवर्ष इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 17,982 फीट की ऊंचाई से पैराशूट किया खुद को और एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया इंडियन एयरफोर्स ने। खारदुंगला पास में उतरे वायुसेना के ये सैनिक। यहां देखिए आप इस तरीके से इस ऊंचाई से जहां होश फाख्ता हो जाते हैं नीचे जमीन की तरफ देखते हुए, वहां से भारत माता को सलाम करते हुए प्रणाम करते हुए नीचे की तरफ छलांग लगा दी और सकुशल लैंड किया। ये बहादुरी की तस्वीरें, ये शौर्य की इबारत आसमान में लिखते भारत के वायुवीर। आसमान में शान से फहराता लहराता भारत का तिरंगा और ये अब तक का विश्व रिकॉर्ड है। भारत के वायुवीरों का शौर्य दिखाने के बाद आपको दिखाते हैं चीन के खिलाफ ताइवान का शक्ति प्रदर्शन। नेशनल डे पर ताइवान की राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया है। हमें अपने सैनिकों की बहादुरी पर गर्व है। साई इंग-वेन ने कहा है हम बेहतरीन एयरक्राफ्ट और सबमरीन बनाएंगे और चीन को एक तरीके से बहुत बड़ा मैसेज दिया जा रहा है इस नेशनल डे पर। ड्रैगन की साजिशों के खिलाफ खुलकर ताइवान आ गया है और जाहिर है इस मौके पर यह बड़ा संदेश दिया जा रहा है। ये डबल 10 कहलाता है, 10th 10, या जिसे नेशनल डे के तौर पर ताइवान मनाता है। 10 अक्टूबर 1911 इसी दिन से वो क्रांति शुरू हुई थी, जिसके बाद रिपब्लिक ऑफ चाइना जनवरी 1912 में बना था और तब से इस दिन को नेशनल डे के तौर पर ताइवान मनाता है। लेकिन चीन को ये सब फूटी आंखों रास नहीं आता है। चीन को ये कतई गवारा नहीं है कि ताइवान नेशनल डे मनाए और अपनी खुद मुख्तारी का यूं ऐलान करे। और उसने न सिर्फ ताइवान को बल्कि ताइवान के साथ जुड़े हुए देशों को भी ये संदेश देने की कोशिश की है कि ताइवान को स्वतंत्र देश के तौर पर प्रस्तुत न किया जाए। यहां तक कि भारत में मीडिया को एडवाइजरी जारी करने की गुस्ताखी की चीन की एम्बेसी ने और यह बताने की कोशिश की कि क्या समाचार दिखाए जाने चाहिए और क्या नहीं। लेकिन इस सब पर ताइवान की तरफ से जो रिएक्शन आया वो कमाल का था। उसने चीन को दो टूक कहा है, गेट लॉस्ट। ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें। नेशनल डे मना रहा है ताइवान और वहां के नागरिकों में, वहां के लोगों में कमाल का जोशो खरोश देखने को मिल रहा है। और ये सब तब है जब आप जानते हैं कि कोरोना की लानत पूरी दुनिया पर चीन ने थोपी है। आप जानते हैं कि ताइवान को हर दिन धमकाता है चीन। उसके बावजूद ये चीन के सामने, एक जायंट कंट्री के सामने, एक छोटा सा आइलैंड पूरे दमखम और ताकत के साथ दिखा रहा है कि उसे अपनी गैरत से खिलवाड़ किसी भी सूरत में मंजूर नहीं। और ये परेड, ये ताइवान के सैनिकों की परेड ताइवान की धरती पर कम और चीन की छाती पर ज्यादा हो रही है। यहां पर ये जो परेड आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा संदेश है चीन के लिए। ये 10 अक्टूबर
ताइवान के लिए खासा महत्व का दिन, लेकिन उससे ज्यादा कलपने का दिन है ये चीन के लिए। चीन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है ताइवान को धमकाने की, डराने की। हर दिन हम सुनते हैं कि उसके फाइटर जेट्स आए और ताइवान की वायु सीमा में प्रवेश करके धमका कर लौटे, लेकिन हर दिन ये भी खबरें आती हैं कि ताइवान ने किस बहादुरी के साथ खदेड़ा है ड्रैगन को वापस। खबरें ये भी आई कि ये जानबूझकर कर रहा है चीन, ताकि ताइवान के रक्षा बजट को ड्रेन आउट किया जा सके। ताइवान के रक्षा मंत्री ने यह स्टेटमेंट भी दिया कि हमारे रक्षा बजट का 8% तो अभी तक एक साल में हमारा इसी में खर्च हो गया कि उधर से जो चीन के फाइटर जेट्स भेजे जाते हैं उन्हें हम स्क्रैम्बल करके खदेड़ते हैं और इसमें हमारा खासा खर्च आता है। लेकिन किसी भी तरह की परवाह किए बगैर अपनी इंटीग्रिटी को बचाने की जद्दोजहद जो ताइवान की है वो कमाल की है, और वहां की प्रेसिडेंट को जैसा सपोर्ट, जैसा समर्थन हासिल है वो भी कमाल का है। जितने सैनिक, उससे ज्यादा रिजर्व वहां पर, जिसमें जाहिर है वहां के सिविलियंस भी शामिल हैं। और ताइवान को मालूम है कि अपनी सैन्य शक्ति, अपने रिसोर्सेज का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाना है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि बेशक चीन बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन ताइवान ने बहुत बढ़िया तरीके से अपने रिसोर्सेज को स्ट्रेटेजाइज किया हुआ है। नेशनल डे ऑफ ताइवान, 10 अक्टूबर को ताइवान मनाता है अपना नेशनल डे। 10 अक्टूबर को ताइवान में वुचांग शासन की शुरुआत हुई थी, जिसको वुचांग रेवोल्यूशन नाम से भी जाना जाता है। वुहान के भीतर आने वाली ये जगह वुचान, और यहीं से जो क्रांति शुरू हुई थी उसने रिपब्लिक ऑफ चाइना की नींव रखी थी। और इस दिन क्विंग साम्राज्य का अंत हुआ था। क्विंग साम्राज्य जिसने लगभग 400 साल तक चाइना में शासन किया, उसका पतन हुआ, और उसके बाद रिपब्लिक ऑफ चाइना की शुरुआत हुई जनवरी 1912 में। अक्टूबर 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की गई, लेकिन 1912 में ही रिपब्लिक ऑफ चाइना की नींव रखी जा चुकी थी। आपको मालूम है क्विमिंटांग वहां से, चीन से निकलकर ताइवान चले गए थे, और वहीं से शुरुआत हुई थी चीन और ताइवान के आमने सामने आ जाने की। और तब से चीन की आंखों में लगातार खटकता है ताइवान, लेकिन ताइवान ने खुद मुख्तारी का इसी तरीके से साल दर साल 10 तारीख को, 10 अक्टूबर को ऐलान किया है, और आज एक बार फिर से वही दिन है, नेशनल डे ऑफ ताइवान। भारतीय मीडिया में ताइवान नेशनल डे को लेकर फुल पेज विज्ञापन छपा था, और इससे चीन की छाती में सांप लौट गया था। विज्ञापन में लिखा हुआ था रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान। भारतीय मीडिया के इस विज्ञापन से चीन बौखला गया। भारत चीन की वन चाइना पॉलिसी का सम्मान करे, ये चीन ने कहा। चीन ने यह भी कहा ताइवान को अलग देश के तौर पर प्रोजेक्ट ना किया जाए। ताइवान के विदेश मंत्रालय का चीन को जवाब आया था, गेट लॉस्ट। इससे ज्यादा क्लियर, इससे ज्यादा स्पष्ट संदेश ताइवान चीन को नहीं दे सकता था। और एक अहम खबर आपको दिखाते हुए आगे का रुख करता हूं। चीन के खिलाफ खुलकर भारत के साथ आया ताइवान। भारत चीन तनाव पर ताइवान की राष्ट्रपति का बड़ा ऐलान। भारत चीन तनाव पर हमारी पैनी निगाहें, साई इंग-वेन ने कहा है। दुनिया को इंडो पैसिफिक रीजन की बड़ी चिंता है, साई इंग-वेन ने कहा है। भारत और चीन के तनाव पर साई इंग-वेन का यह बयान बहुत सिग्निफिकेंस रखता है, खासतौर से तब जब चाइना को यह कतई गवारा नहीं होता है कि ताइवान हिंदुस्तान के संदर्भ में कुछ कहे, या हिंदुस्तान से ताइवान के लिए अच्छी पोस्चरिंग और अच्छी जेस्चरिंग हो। लेकिन यह सब हो रहा है, और चीन ने जो कुछ किया है उसके बाद मुस्तकिल यह सिलसिला और आगे बढ़ता जाने वाला है। और आइए अब चलते हैं अपने संवाददाताओं के पास और अपने गेस्ट के पास, और समझते हैं इसके रेमिफिकेशंस, इम्प्लीकेशंस। सबसे पहले तो ताइवान के नेशनल डे के संदर्भ में चर्चा करें, और ये समझें कि इसको किस तरीके से देखा जा रहा है वर्ल्ड वाइड। सबसे पहले मनीष झा के पास मैं जाना चाहता हूं। मनीष झा, कहां से क्या किसने किसने बधाई दी है साई इंग-वेन को अब तक, और ये बहुत सिग्निफिकेंट है ये देखा जाना कि किन किन देशों की तरफ से साई इंग-वेन को बधाई जा रही है। मनीष की आवाज नहीं आ रही है। मनीष की आवाज आए, इंश्योर कीजिए। आवाज आ रही है? हाँ मनीष बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। जी हाँ दिनेश, मैं ये कहना चाहूंगा कि चीन के दूतावास ने भारत के जिन मीडिया पर्सन्स को दबाव बनाने के लिए ये मेल जारी किया था, उसमें से एक मैं भी हूं। इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मुझे भी ताइवान को हैप्पी नेशनल डे कहना ही चाहिए।
ताकि ये चीन के दूतावास को जवाब होगा भारतीय मीडिया का, भारतीय पत्रकारों का, कि हम उनसे किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होते, हम उनके दबाव में नहीं आते हैं और भारत का मीडिया फ्री है और वो अपने हिसाब से कोई स्टोरी करता है, जैसा कि भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा। अब अगर आप देखिए, सबसे पहले कि चीन के ताइवान के नेशनल डे को लेकर कहां-कहां उत्साह है, तो अगर भारत की ही बात करें तो भारत की मीडिया, भारत के लोगों में तो जबरदस्त उत्साह है। हाँ, यह अलग बात है कि डिप्लोमेटिक तौर पर भारत की सरकार अभी फिलहाल इस मामले पर कुछ कह नहीं रही है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि दिल से वो जरूर ताइवान के साथ है। दुनिया के कई सारे मुल्क जो डेमोक्रेटिक वैल्यू में भरोसा रखते हैं, वो ताइवान के साथ न सिर्फ सहानुभूति दे रहे हैं बल्कि नेशनल डे पर उनको बधाई भी दे रहे हैं। और हम अपने दर्शकों को एक छोटी सी बात बताना चाहेंगे कि आज संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में चीन को जो अस्थायी सदस्यता मिली हुई है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना को मिली थी, जो आज ताइवान है। बाद में उसको ट्रांसफर करके पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी पीआरसी। ये बहुत अहम बात आप बता रहे हैं कि जो परमानेंट सीट मिली थी वो रिपब्लिक ऑफ चाइना को मिली थी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को नहीं, बाद में ट्रांसफर किया गया था। आप जरा इस पर निगाह बनाए रखें मनीष की किन किन देशों से बधाई संदेश आ रहे हैं साई इंग-वेन को। मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, ये अहम खबर, लेकिन पहले बता दूं नेशनल डे पर ताइवान की चीन को सीधी वार्निंग, हम जंग नहीं चाहते लेकिन संप्रभुता की रक्षा करेंगे, अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम शांति चाहते हैं लेकिन अपनी शर्तों पर। साई इंग-वेन ने कहा है कि हम शांति चाहते हैं लेकिन हमारी शर्तें अपनी होंगी। उधर चीन का कहना है कि वन चाइना पॉलिसी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। नेशनल डे पर ताइवान की राष्ट्रपति का यह बहुत बड़ा बयान है और यह बहुत बड़ा तमाचा है चीन के चेहरे पर, शी जिनपिंग के चेहरे पर। और जेके त्रिपाठी साहब के पास मैं इस बात को लेकर जाना चाहता हूं। जेके त्रिपाठी साहब, इसके कूटनीतिक मायने क्या हैं, और दूसरे, क्या हम ये समझें कि ताइवान के साथ अभी तक बहुत कम मुल्क हैं जो उसको मान्यता देते हैं मुल्क के तौर पर? क्या आने वाले दिनों में उनकी तादाद बढ़ेगी या चीन से डर कर बैठने वाले मुल्क अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं लेंगे? देखिए, अभी कुछ ही मुल्क हैं जिन्होंने ताइवान को कूटनीतिक या राजनीतिक मान्यता दी है और भारत उसमें से नहीं है। भारत ने ताइवान को राजनीतिक या कूटनीतिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे रिश्ते ताइवान के साथ अच्छे नहीं हैं। हमारे रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। हमारा वहाँ पर एक ट्रेड ऑफिस है जहाँ पे हमारे विदेश मंत्रालय के अधिकारी रहते हैं। उनको दूतावास का दर्जा नहीं दिया जाता, लेकिन ट्रेड ऑफिसर का दर्जा दिया जाता है। हमारी ताइवान के साथ हमारी व्यापारिक संबंध है, अच्छे हैं, लेकिन हमने भी वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हुए, और ये आपको ध्यान रहे कि हम ही पहले देश थे जिन्होंने दुर्भाग्य से पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कम्युनिस्ट चाइना को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाए जाने का प्रस्ताव किया था। ये प्रस्ताव पहले अमेरिका ने हमें कहा था, अमेरिका ने और देशों ने हमें कहा था कि भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाए, लेकिन हमने अपनी दयानतदारी दिखाते हुए पीआरसी के पक्ष में हमने ये प्रस्ताव किया था। अब यहाँ तक रही बात कि कई और लोग आ सकते हैं, तो देखिए अभी भी कई देशों ने मान्यता, ज़्यादातर देशों ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन कुछ देश ऐसे ज़रूर हैं जो कि ताइवान के साथ आ सकते हैं। इसमें वेस्टर्न यूरोप के देश हैं, वो आ सकते हैं। इसमें अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के देश आ सकते हैं। वो वक्त आ गया है कि अब ताइवान के साथ पूरी सॉलिडेरिटी के साथ खड़ा होने का वक्त आ गया है क्या उन तमाम मुल्कों के लिए जो अभी तक डिली डॉली हिसाब किताब जिनका रहा है? और जाहिर है क्या हम भी अब इस मामले में, क्योंकि ये मैं सुन रहा था कि हम वहां पर अपना पूर्णकालिक दूत नियुक्त करने के बारे में सोच रहे हैं, क्या वो वक्त हम जल्दी देख सकते हैं? मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन नेशनल डे पर ताइवान की राष्ट्रपति का बड़ा बयान, अमेरिका ताइवान रिश्ते पर ताइवान का पक्ष, विपक्ष साथ, कोरोना के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे जंग, साई इंग-वेन ने कहा। और ताइवान ने यह दिखाया भी है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई इफेक्टिवली कैसे लड़ी जाती है। चीन का यह वायरस ताइवान को उतना अफेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि ताइवान के लोगों ने खासा डिसिप्लिन दिखाया, वक्त रहते चीजों को प्रीएम्प्ट किया, तमाम एहतियात बरती, और इसीलिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ताइवान ने जो मॉडल प्रस्तुत किया वो काबिले तारीफ रहा। और साई इंग-वेन यहां पर जब ये कहती हैं कि पक्ष और विपक्ष एक साथ, तो जाहिर है ये बहुत बड़ा संदेश है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के लिए। राजन कोचर साहब के पास मैं इस बात को लेकर जाता हूं। राजन कोचर साहब, आप इस दिन को, इसकी सिग्निफिकेंस को कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं
ताइवान के नेशनल डे पे उनके नागरिकों को और उनकी गवर्नमेंट को बधाई देना चाहता हूँ। और दूसरा, मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी ये टाइम आ गया है और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि हम भी एज अ कंट्री अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट करें। ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज ताइवान ने अभी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर लिया है और उनका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी वहाँ पे ऑलरेडी विजिट अपना कर चुका है। और एक ताइवान का रिलेशंस एक्ट है जो 2 दिन पहले उन लोगों ने यूएस को जो अपना एलाई अपना माना है अभी, और यूएस से मिलिट्री हार्डवेयर भी ताइवान के पास आ रहा है। तो ये सारी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए मेरी रिकमेंडेशन इंडियन गवर्नमेंट के लिए है कि उनको भी अपनी फॉरेन पॉलिसी ताइवान के ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं सर कि अब हमको भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे दुश्मन और दोस्त क्या हैं और हमारे संबंध अभी तक क्या चलते रहे और आने वाले दिनों में दरकार क्या है। एक अहम खबर बताते हुए मैं अगले मेहमान के पास जाता हूं। नेशनल डे पर ताइवानी संसद ने भारत को दी है शुभकामनाएं। हमारी भारतीय मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं, ताइवान की तरफ से संदेश है। ताइवान के लोग भारत की निडरता की प्रशंसा करते हैं और जाहिर है, जैसा अभी आपने सुना, जेके त्रिपाठी साहब बता रहे थे कि भले ही दूतावास नाम से दफ्तर ना हो एक दूसरे के देशों में, लेकिन ट्रेड ऑफिसेस हैं और ये असल में दूतावास की तरह ही काम करते रहे हैं। प्रिया लालवानी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं ताइवान से, उनका रुख हम कर सकते हैं। प्रिया लालवानी जी, आज किस तरह की वाइब्रेशंस आपको मिल रही है ताइवान में, लोगों के बीच में, खास तौर से तब जब चीन की तरफ से हमेशा थ्रेट, हमेशा धमकी का एक साया ताइवान के ऊपर बना रहता है? लोग यहाँ पर काफी खुश हैं आज, क्योंकि आज इनका नेशनल डे है, तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अब हम देख सकते हैं कि जहाँ रोड्स पे या रेस्टोरेंट्स में सब लोग बाहर आ रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और क्योंकि बाहर का ट्रैवल तो बंद है, तो यहाँ पर 3 दिन की छुट्टी है। एक्चुअली डे आज है, लेकिन आज वैसे ही सैटरडे था, इसलिए उन्होंने कल भी छुट्टी की थी, फ्राइडे को। तो 3 दिन की छुट्टियां हैं, लोग घूमने गए हैं, साउथ गए हैं, टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। तो काफ़ी यहाँ इकोनॉमी भी अफेक्टेड बिल्कुल नहीं है। तो आई थिंक यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। एक थ्रेट रहती है हमेशा कि चाइना के प्लेन्स उड़ते रहते हैं, लेकिन क्या करें, उनको जो करना है वो करेंगे, यहाँ के लोग अपनी लाइफ जिएंगे। प्रिया लालवानी जी बता रही हैं कि बेशक चीन की तरफ से हमेशा एक धमकाने का भाव रहता हो, लेकिन उसके बावजूद यहाँ नेशनल डे में इसकी कोई छाया दिखाई नहीं दे रही है। हाल के दिनों में यह तनाव कितना ज्यादा बढ़ गया है आपको बताने की जरूरत नहीं है। हर दिन हम सुनते हैं कि ताइवान को धमकाने के लिए एक बार फिर से चीन ने अपने फाइटर प्लेन्स भेज दिए। 3000 बार एक साल में इनकर्शंस हुए हैं ADIZ के ताइवान के। उसके बावजूद ताइवान आप देख रहे हैं पूरे जोशो खरोश के साथ अपना नेशनल डे मना रहा है और जाहिर है इसके बहुत अहम मायने हैं। सुमित के पास मैं चलता हूं। सुमित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, जाहिर है ये इन तमाम चीजों को आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। भारत का तनाव चीन के साथ जो चल रहा है, ताइवान का नेशनल डे मनाना, ये कुल मिलाकर आज का सिनेरियो किस तरीके से दिखाई दे रहा है और चीन के ऊपर क्या गुजर रही होगी ये तस्वीरें देखकर नेशनल डे की? देखिए, चीन के ऊपर क्या गुजर रही होगी ये तो कोई बहुत हमको सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि चीन हर छोटी छोटी चीज को लेकर दिनेश चिंता में पड़ जाता है। आपको याद होगा कि जब तिब्बत के लोग इसी तरीके से सड़कों पे उतरते हैं चीन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, तो चीन कितना ज्यादा पहले से ही चाक चौबंद हो जाता। और अब ना सिर्फ तिब्बत बल्कि ताइवान और कई देश लगातार चीन को सीधे तौर पर काउंटर कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। तो ये चीन के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ना सिर्फ अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ऐसे बड़े देश, ऐसे सुपर पावर्स के साथ साथ ताइवान, तिब्बत जैसे देश भी चीन के सामने सीधे तौर पर खड़े हैं। और ये चीन के लिए सबसे बड़ा थ्रेट परसेप्शन है, क्योंकि चीन को लगता है कि उसकी डिप्लोमेसी या उसकी पॉलिसीज को लगातार काउंटर किया जा रहा है, जो चीन के एक डिप्टी सुपर पावर बनने के या फिर आप सुपर पावर बनने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। दिनेश, ठीक है सुमित, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस समय जो नेशनल डे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, ताइवान का नेशनल डे, ताइवान के लिए कितना सिग्निफिकेंट है। सिर्फ ताइवान के लिए नहीं, ताइवान नेशनल डे के सेलिब्रेशन से बौखलाया हुआ है चीन।
और ताइवान के ADIZ में दिखे हैं चीन के 2 फाइटर। एक बार फिर से इंकर्शन, ताइवान सीमा में घुसे हैं चीन के Y8 और Y9 जेट। एक बार फिर से ADIZ में इंकर्शन किया है। ताइवान ने भी तैनात किया एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और एक बार फिर से उसके फाइटर जेट्स खदेड़ेंगे चीन के फाइटर जेट्स को। चीन ने एक बार फिर से ताइवान को धमकाने की कोशिश की है। ताइवान नेशनल डे के सेलिब्रेशन से बौखलाया हुआ चीन एक बार फिर से उसके फाइटर जेट्स ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन का उल्लंघन करते हुए, इंकर्शन करते हुए। प्रिया हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रिया, ये तो जाहिर है एक रूटीन सा बन गया होगा, लेकिन आज थ्रेट परसेप्शन बड़ा है ताइवान के लिए। इसको लेकर एहतियात क्या देख रही हैं आप वहां? यहाँ पर चीन को लेके क्योंकि आदत पड़ गई, जैसे ताइवान में टाइफून्स होते हैं, अर्थक्वेक होते हैं, वैसे ही चाइना के प्लेन्स भी आते रहते हैं, तो लोग जैसे अपने का यूज्ड टू हो गए। आज इनफैक्ट सबने अपने नेशनल कलर, जैसे इंडिया में नेशनल डे होता है तो तिरंगे झंडे के कपड़े पहनते हैं, तो आज यहाँ पर भी ऐसे मैंने भी पहने हुए हैं और बाकी लोगों ने भी पहने हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों भी बिल्कुल सपोर्ट करते हैं इस बात को। तो सेलिब्रेशन आज तो होगा। चाइना जो चाइना को करना है वो करता रहेगा। उसने वैसे 7 बार इस महीने में 7 बार ऑलरेडी अपने प्लेन्स यहाँ पर भेजे हैं, और लेकिन यूएस ने भी फिर उसका जवाब दिया है। उसको एक जो मीडियन लाइन है उस पे कल यूएस एयरक्राफ्ट ने फ्लाई किया था, उसको मैसेज देने के लिए कि बी केयरफुल, लाइक दिस इज नॉट राइट। चाइना बार बार ऐसे बुली करता रहे दूसरे देशों को, ये सही बात नहीं है। और तो क्या, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, इंडियन मीडिया को भी चाइना बुली कर रहा है कि आप ताइवान को नेशनल डे पे कांग्रेचुलेशंस मत कहिए। ऐसे थोड़ी होता है। प्रिया लालवानी, जो कि खुद भी वहां नेशनल डे के रंगी हुई आपको नजर आ रही हैं, वो बता रही हैं कि ये ताइवान ने स्पष्ट कर दिया है कि चीन का कहा हुआ, चीन का दिया हुआ डिक्टेट ताइवान पर लागू नहीं होगा। और जैसा वो बता रही थी कि इसी महीने में 7 बार अब तक ADIZ का इंकर्शन किया जा चुका है और 16 सितंबर से अगर अभी तक आप देखें तो 1 दर्जन बार चीन के फाइटर जेट्स उस जगह पर घुसे जो ताइवान की एयर स्पेस है और वहां जाकर धमकाने की कोशिश की है। लेकिन ताइवान में अब ये लगभग रूटीन हो गया है और वो चीन की इस गीदड़ भपकी को अब बहुत खातिर में नहीं लाते। हाँ, जो तवज्जो दी जानी चाहिए, जो एहतियात बरती जानी चाहिए, वो ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन इसको एक हद से ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। और आज नेशनल डे के दौरान तो ख़ास तौर से वहाँ पूरे जोशो खरोश के साथ इसे मनाया जा रहा है। चिंता और तनाव लोगों के चेहरे पर कतई नुमायां नहीं हो रहा है। एक बार फिर से मैं एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहूंगा। प्रिया जी, अगर आप दिखा पाएं वहां पर ये अपने कैमरे के जरिए आप जहां पर चल रही हैं वहां आसपास क्या तस्वीरें हैं, अगर आप दिखा पाएं। इस वक्त मैं एक्चुअली इंडियन रेस्टोरेंट में आई हूँ क्योंकि यहाँ पर आज एक इंडियन कल्चर सेंटर का ओपनिंग होने वाला है। ये बहुत ही अच्छा ओकेजन है जो ताइवान के नेशनल डे पे हम अभी इस इंडियन रेस्टोरेंट में आए हैं और मैं अभी नीचे जाने वाली हूँ जहाँ पर इंडियन आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले में लगाए हुए हैं। हम चाहते हैं कि ताइवान लोगों को इंडिया के बारे में और भी पता चले, तो यहाँ पर कमाल का रेस्टोरेंट। इसमें हम देख रहे हैं दीवारों में भी विवेकानंद, दलाई लामा नजर आ रहे थे, मदर टेरेसा की तस्वीर लगी हुई थी। मतलब कुल मिलाकर इसको पूरे तौर पर हिंदुस्तान के रंग में रंगा गया है और आज इसका उद्घाटन किया जा रहा है नेशनल डे पर। हाँ जी, हाँ जी, तो यहाँ पर सब डिस्प्लेज लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने रामायण की स्टोरीज और महाभारत की स्टोरीज, और यहाँ पर काफ़ी सारे ताइवानीज लोगों को इंडिया में बहुत इंटरेस्ट है। और ये इस म्यूजियम के क्यूरेटर हैं जेफरी जी। इन्होंने बहुत सालों से इंडिया जाते रहे हैं और काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं इन्होंने चाइनीज़ में इंडिया के बारे में, जैसे ताइवान के लोग रीडर्स पढ़ सकें और इंडिया को अंडरस्टैंड कर सकें। इनसे अगर क्विकली आप एक बातचीत कर सकें प्रिया, और इनसे पूछ सकें कि कल्चरली कितना क्लोज पाता है ताइवान हिंदुस्तान के खुद को, और दूसरा चाइना के पार्लेंस में भी अगर आप बात कर सकें क्विकली प्लीज। 你觉得说印度跟台湾在文化方面有什么样的关系，什么样的联系 ？In English, what kind of connections do you feel there are between India and Taiwan? We can go back to maybe a couple thousand ago about the Buddhism, right? And all the Taiwanese, they know about the Buddhism because of India. And until now, we share the 80% people still, to watch the Buddhism every day. That's about the culture. And not only that, about the literature. So we have another sentence of the Chinese.
are born. अब इसको ट्रांसलेट कर दीजिए प्रिया, ताकि हमको समझ में आ पाए। Yeah, and also from India. Yeah. तो ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा कनेक्शन इंडिया और ताइवान के बीच में ये है बुद्धिज्म, क्योंकि बुद्धिज्म इंडिया से आया है और यहाँ पर बुद्धिज्म मेन रिलीजन है, इसलिए ये बड़ा सा कनेक्शन है। और ताइवान में बुद्धिस्ट क्यों बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इंडिया। और अभी यहाँ पर भजन्स भी होने वाले हैं, ओपनिंग, हर इंडिया में हर चीज के ओपनिंग के लिए कुछ विलेजेस होता है, तो यहाँ पर ये अभी भजन्स भी गाने वाले हैं। अगर क्विकली अगर ये शुरू करने वाले हैं प्रिया जी, तो अभी मैं आपके पास ही रहूंगा। मैं चाहूंगा हम भी ये सुन पाए कि वहां पर हिंदुस्तान को किस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन अगर इसमें वक्त है तो फिर मैं अभी अब बाकी मेहमानों के पास जाना चाहूंगा। थोड़ा वक्त है, यहाँ पर 2 बजे चालू होगा, मतलब अबाउट 1 आवर लेटर। चलिए ठीक है, आप निगाह बनाए रखें, हम आपके पास वापस लौटते हैं। लेकिन चीन और ताइवान में इतनी तनातनी क्यों है? ये खूबसूरत तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही हैं, उस पर चीन का कि ये गिद्ध दृष्टि क्यों है? वो क्यों नहीं चाहता कि ताइवान खुशहाल रहे? वो क्यों चाहता है कि ताइवान को वो हड़प ले? चीन लंबे समय से ताइवान को अपना क्षेत्र मानता रहा है, ताइवान पर किसी तीसरे देश की दखल का वो विरोध करता रहा है। और अमेरिकी मंत्री कीथ क्रैच के ताइवान दौरे से चीन बेहद भड़का हुआ है। ताइवान की डिफेंस की तैयारी को आक्रामक एक्शन माना है। राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन के मिसाइल बेस के दौरे से बौखलाया हुआ है चीन। ताइवान का अमेरिका के 7 घातक हथियार दिए जाने से भी वो परेशान है। यूएसए क्रूज मिसाइल, ड्रोन और प्लेन ताइवान को मिलेंगे और इस बात से चीन खासा परेशान है। ताइवान को डराने के लिए साउथ चाइना सी में चीन की नेवी जमी हुई है और ऊपर आसमान में भी उसके एयरक्राफ्ट मंडरा रहे हैं। और एक और अहम खबर मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को बड़ी कामयाबी मिली है। आत्मनिर्भर भारत योजना से चीन को बड़ा झटका लगा है। चीन को विदेशी व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 5 महीने में आधा हो गया है भारत में चीन से होने वाला आयात। आत्मनिर्भर भारत अभियान से बड़ी सफलता, मोदी सरकार की ड्रीम योजना आत्मनिर्भर भारत, और इसी के सदके भारत ने अपना व्यापार घाटा बहुत हद तक कम कर लिया है, करीब आधा हो गया है ये। अब भारत की तरफ से जो निर्यात है वो ज्यादा और चीन की तरफ से भारत में आयात होने वाला सामान कम। और अब आपको ये अहम इंफॉर्मेशन मैं दिखाता हूं, मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत को किस तरीके से बड़ी कामयाबी मिली है और कैसे अधमरा कर दिया गया है चीन को। इस लिहाज से मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में लोग यही सोच रहे होंगे कि अभी इतनी जल्दी कैसे इसको कामयाबी मिलेगी। लेकिन देखिए, जहां रिजॉल्व होता है, जहां संकल्प होता है, डिटर्मिनेशन होता है, वहां कामयाबी मिलती है। इतने कम वक्त में व्यापार घाटे को आधे तक ले जाया गया है। 2020-2021 के पहले 5 महीनों में चीन से व्यापार घाटा आधा हो गया है। ट्रेड डेफिसिट मतलब आयात और निर्यात के बीच का फर्क। पहले यह होता था कि चीन से इधर डंपिंग ज्यादा होती थी, इधर आयात ज्यादा होता था, लेकिन भारत की तरफ से जो माल भेजा जाता था वो कदरन कम होता था और इसीलिए ये गैप, ये डेफिसिट बहुत बड़ा था। लेकिन अब ये घाटा, ये खाई कम हुई है और अब भारत की तरफ से जो निर्यात है वो बढ़ा है और चीन की तरफ से जिन चीजों का आयात होता था उसमें डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है और अब उस तरीके से सामान यहां नहीं मंगाया जा रहा है। अप्रैल-अगस्त 2020 के बीच भारत का व्यापार घाटा पहले के मुकाबले आधा रह गया है और यह भारत के लिए जाहिर है बहुत बड़ी खुशखबरी है इस लिहाज से, क्योंकि चीन को यही भाषा समझ में आती है और चीन को सबसे ज्यादा दर्द तभी होता है जब उसे व्यापार के फ्रंट पर कोई बड़ी चपत दी जाए। क्या हुआ है आपको ये कंपैरिजन दिखाते हैं, अवधि क्या रही और भारत का व्यापार घाटा क्या रहा। अप्रैल-अगस्त 2020 के बीच में ये 12.6 अरब डॉलर जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर इसी को कंपेयर करेंगे पिछले साल अप्रैल-अगस्त 2019 से तो ये 22.6 अरब डॉलर, मतलब लगभग डबल दिखाई दे रहा है, मतलब इसको कम किया गया। और अगर इसी को 2018 में आप ले जाएंगे तो उससे थोड़ा और ज्यादा 23.5 अरब डॉलर, मतलब ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि ये लगभग आधा कर दिया गया। चीन को ये बड़ी चपत है और भारत को ये बड़ी बढ़त है। अवधि अगर आप देखें, 3 साल का आप कंपैरिजन देखें, अप्रैल-अगस्त के 2020 के आंकड़े देखें, 27% की जबरदस्त बढ़त निर्यात में रजिस्टर की गई है और भारत का निर्यात जो है वो 9.5% से बढ़ा है अप्रैल-अगस्त 2019 में उसके पहले।
मतलब अगर 2019 के हिसाब से आज आप कंपेयर करेंगे तो काफी ज्यादा इजाफा दिखाई दे रहा है निर्यात के संदर्भ में। अप्रैल अगस्त 2019 चीन से भारत को निर्यात 78% की बढ़त हुई और मई 2020 में 48% की बढ़त चीन से भारत को निर्यात, और जुलाई 2020 में सिर्फ 23% की बढ़त। मतलब कुल मिलाकर ये आंकड़े अगर आप देखें और ये आपको जटिल लगें तो आप नटशेल में इतना समझ सकते हैं कि भारत का निर्यात पहले के मुकाबले चीन को और बढ़ा है। इसमें खास तौर से स्टील और लोहा शामिल है जिसका निर्यात हम जमकर कर रहे हैं, और उधर से आने वाला जो सामान था उसमें हमने कमी लाई है और इस तरीके से हमने अपना निर्यात चीन के साथ बढ़ाया है और वहां से होने वाला आयात कम किया है, और इस तरीके से ट्रेड डेफिसिट को काबू पाने में हमें काफी कामयाबी मिली है। राजन कोचर साहब, ये भाषा समझ में आ रही होगी? ये बिल्कुल समझ में आ रही है, और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने 101 आइटम्स की एक नेगेटिव लिस्ट बनाई है डिफेंस के रिलेटेड, और ये सारे आइटम इंपोर्ट नहीं करेंगे और इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे, पहली चीज। दूसरी, जो एक परफॉर्मेंस मैन्युफैक्चर इंडेक्स होता है वो जो अभी अनाउंस किया है सितंबर एंड तक, पहली बार 50 को पार किया है उसने। 23 पे था ये परफॉर्मेंस मैन्युफैक्चर इंडेक्स, अभी ये इंडिया का 50 पे पहुंच गया। तो आप देख सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी में क्या रिवाइवल हो रहा है, और जैसे कि आपने अभी आंकड़े दिए हैं चाइना के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के, वो भी ये दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी अभी ट्रैक पे आ गई है, और अभी जो कुछ समय में चीन को इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कुछ ही समय में चीन को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, और ये भारत के प्रधानमंत्री ने लगातार इसको स्पष्ट किया है। पहले इशारों में जब उन्होंने ये बहुत पहले कहा था कि हमको सेल्फ रिलायंस की तरफ अब बढ़ना चाहिए, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना चाहिए, और बाद के दिनों में तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया कि किसी एक देश पर निर्भरता सप्लाई चेन के हिसाब से ठीक नहीं और इसके संदर्भ में काम किया जाना आवश्यक है। एक अहम खबर आपको बता दूं, उत्तर कोरिया का आज शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बता दूं। किम पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि उसके पास कितनी ताकत है। आज उसकी पार्टी का फाउंडेशन डे 75 साल पूरे हुए और उसने एक इसमें परेड आयोजित की है। परेड में शामिल किम की ताकतवर मिसाइलों का मुजाहिरा किया जा रहा है। परेड में शामिल किम की ताकतवर मिसाइलें दुनिया को दिखाई जा रही हैं। 2017 में भी दिखाया था बैलिस्टिक मिसाइलों का यूं ही भोंडा प्रदर्शन किया गया था, और जाहिर है ये भी एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया के लिए चिंता का सबब है। और उसे अमेरिका ने बुराई की धुरी तक करार दे दिया। और इधर एक और अहम खबर आपको बता दूं जो कि दुनिया के लिए राहत की खबर है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच की जंग खत्म हुई। रूस की मध्यस्थता के बाद यह जंग खत्म हुई है। दोनों देशों की जंग, आर्मेनिया अजरबैजान के बीच की जंग, रूस के मध्यस्थता के बीच इसमें सीज फायर हुआ। मॉस्को में दोनों ही देशों के विदेश मंत्री गए, रूस की मध्यस्थता में बैठक हुई और उसके बाद यह तय किया गया कि सीज फायर किया जाए। 14 दिन बाद आखिरकार उस युद्ध का पटाक्षेप हुआ जिसने आधिकारिक रूप से 15,000 लोगों की जानें खत्म कर दी हैं। रनंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आर्मेनियाई मामलों के जानकार हैं, और वो उनसे जरा मैं ये समझ लूं कि 1991-94 में जब तनाव हुआ, 2016 में जब तनाव हुआ, रूस ने मध्यस्थता की, चीजें सामान्य हुई, लेकिन फिर से एक बार हमने देखा कि यह तनाव यहां तक पहुंच गया। क्या इस बार जो सीज फायर हुआ है उसकी उम्र कितनी होगी, और दूसरे रूस ने इतनी देर क्यों लगाई इसमें बीच में आकर चीजों के सुलह कराने में, ये जरा समझाइए रनंजय जी हमको। नमस्कार दिनेश जी। ये जो सीज फायर हुआ है कल, वो भी काफी ड्रामेटिक रहा है। एक्चुअली 2 दिन पहले ही मैंने आपके ही न्यूज़ चैनल पे बताया था कि अब रूस इसमें खुल्लम खुल्ला अपना प्रेशर डाल के इसकी मध्यस्थता करेगा और 3-4 दिन के अंदर एक युद्ध विराम की संभावना है। तो मेरे ख्याल से 2 दिन के अंदर ही ये पॉसिबल हो गया। लेकिन कल जो हुआ है वो काफ़ी ड्रामेटिक रहा है। युद्ध विराम, इन लोगों की जो बैठक हुई, ट्राइलेटरल मीटिंग,
इसके बाद एक उम्मीद थी कि 8-9 बजे भारत के समय के अनुसार उनके जो रूस के फॉरेन मिनिस्टर है लावरोव, वो स्टेटमेंट रिलीज करने वाले थे। तो उसी वक्त अचानक अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट थे अलियेव, उन्होंने अपने यहाँ से फिर कह दिया कि हमने ये आर्मेनिया को एक लास्ट मौका दिया है, वो अपनी सारी सेना को लेके वापस चले जाएं, यहीं पे युद्ध विराम हो सकता है। और उसके बाद उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि हमने काराबाख के एक हादरुक टाउन है उसको भी कैप्चर कर लिया है, जिसको आर्मेनिया ने तुरंत निगेट किया। उन्होंने वीडियो रिलीज किया क्योंकि आर्मेनिया के जो डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन रणंजय जी, आगे भी मैं आपसे संपर्क में रहूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त इजाजत नहीं दे रहा। आप सभी मेहमानों का, हमारे संवाददाताओं का यहाँ धन्यवाद करना होगा। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,